तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो लेटेस्ट चेंजेस आए हैं जीएसटी 80 में वो डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। आइए, तो ये जो चेंजेस आए हैं वो कैसे आए हैं। नोटिफिकेशन नंबर 13/2025 डेटेड 17 सितंबर 2025, और इसका जो इफेक्टिव डेट है 22 सितंबर 2025, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो कुछ जगह उन्होंने 1 अप्रैल 2025 भी लिखा हुआ है, कुछ जगह 1 अक्टूबर 2025 लिखा हुआ है, और यहाँ पर इन द सेट रूल्स रूल 110 ये इसमें कोई डेट नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका इफेक्टिव डेट 22 सितंबर 2025 है। इसमें आप देखेंगे, देखिए एक नया फॉर्म दे हैव इंट्रोड्यूस APL 02A, APL 02A रूल 110 में। अभी मैं इसको पढ़ता हूँ। फिर एक नया सेक्शन रूल इंसर्ट हुआ, रूल 110A, प्रोसीजर फॉर अपील्स टू बी हर्ड बाय सिंगल मेंबर बेंच। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड, वो हम लोग करेंगे। इसके बाद 111 में भी कुछ चेंजेस आए हैं, और एक सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी इनको लिखना है इंस्टेड ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। फिर रूल 113 में एक और नया फॉर्म दे हैव इंसर्टेड, APL 04A। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या किया है, एक अपील फॉर्म फ्लो चार्ट बनाया है जीएसटी अपेलेट अथॉरिटी का और जीएसटी 80 का। अपेलेट अथॉरिटी का तो आपको मुझे लगता है सबको याद भी होगा, बड़ा सिंपल सा है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करता है DRC 07 में। इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में जाते हैं, APL 01 फाइल करते हैं। उसके लिए जैसे ही आप APL 01 फाइल करते हैं, इमीडिएटली आपको एक एक्नॉलेजमेंट, या इमीडिएटली भी नहीं, कुछ समय एक्नॉलेजमेंट तो तुरंत मिल जाता है। फिर आपका अपील एडमिट हुआ या नहीं हुआ वो APL 02 से पता लगता है। तो APL 02 में या तो रिजेक्शन लिखा होगा या एक्सेप्टेंस लिखा होगा। तो APL 02 मैंडेटरी आपको मिलना ही चाहिए। अगर APL 02 बाई चांस कम नहीं मिलता, टाइम बार्ड केस है, वो APL 02 इशू कर देंगे रिजेक्शन। अगर एक्सेप्ट हो गया तो आपको हियरिंग का एक डेट होगा, हियरिंग के डेट में आपको सुनने के बाद APL 04 में ऑर्डर पास करेंगे। तो जब आप APL 04 देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये अपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर। APL 02 देखते हैं तो आपको पता लग जाता है ये अपेलेट अथॉरिटी नहीं। अब GST 80 में भी यही था, दोनों ही फॉर्म सेम थे, APL 02 APL 04। ये दोनों फॉर्म उन्होंने चेंज कर, अपील बाय टैक्स पेयर टू GST 80। अब GST 80 में किसके ऑर्डर के अगेंस्ट जाएंगे, अपेलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट जाएंगे। किसमें उसने इशू किया होगा, APL 04। APL 04 अपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट जब आप GST 80 में टैक्स पेयर जाता है तो वो फॉर्म फाइल करेगा APL 05। ये आपको फिर हियरिंग की डेट होगी, हियरिंग की डेट के बाद आपका ऑर्डर पास होगा APL 04A। तो ये चेंजेस। लेकिन एप्लीकेशन बाय डिपार्टमेंट टू GST 80, तो डिपार्टमेंट अगेन APL 04 के अगेंस्ट ऑर्डर, अपेलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल करता है, APL 07 में फाइल करेगा। उसको अगेन एक्नॉलेजमेंट जो वो पार्ट ए ऑफ APL 02A मिलेगा, और ऑर्डर पास करेगा APL 04A में। याद रखिएगा APL 04 और 4A दोनों समरी ऑफ द ऑर्डर है, डिटेल्ड ऑर्डर। तो वो का कोई फॉर्म नहीं है, वो जैसे DRC 07 इश्यू होता है, एक समरी होता है, एक डिटेल्ड होता है। तो डिटेल का कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन वो लिख देते हैं DRC 07 ही है। क्रॉस ऑब्जेक्शन बाय टैक्स पेयर ऑब्लिक डिपार्टमेंट टू GST 80, वो क्रॉस ऑब्जेक्शन APL 06। तो अगर टैक्स पेयर अपील फाइल करता है तो क्रॉस ऑब्जेक्शन डिपार्टमेंट फाइल करेगा, और अगर डिपार्टमेंट GST 80 में जाता है तो क्रॉस ऑब्जेक्शन टैक्स पेयर। यहाँ कोई, तो अब मैं क्या करता हूँ, रूल पढ़ लेते हैं जहां जहां चेंजेस आए। एक रूल 110 था ना। हाँ 110A। दो है रूल 110। अब देखिए इसमें क्या किया इन्होंने, ये इंसर्ट किया, एन अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 112 सबसेक्शन 1 शैल बी फाइल्ड इन APL 05। किसके ऑर्डर के अगेंस्ट, APL 04 के अगेंस्ट, जो अपीलेट अथॉरिटी ने फाइल किया है, along with the relevant documents इलेक्ट्रॉनिकली एंड प्रोविजनल। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपीलेट अथॉरिटी में जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि GST 9 अपलोडेड इन द पोर्टल, या GST 9 का स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, या फिर GST 3B का स्क्रीनशॉट लगा देते हैं। लेकिन जब आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल डज नॉट हैव द एक्सेस ऑफ दैट पोर्टल, डैशबोर्ड नहीं है उसके पास। अपीलेट अथॉरिटी के पास तो होगा भी, इनके पास कुछ नहीं होता है। तो इनको आप GST 3B, GST 9, जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो अटैच होने चाहिए वो सारे अटैच कर दीजिए। शुरुआत बहुत अगर अपील में जितने ग्राउंड्स ज्यादा होंगे, जितना प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस ज्यादा होगा, उतना ज्यादा मोटा ये फाइल बन जाएगा।
तो ये याद रखिएगा, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको हर चीज लगानी पड़ेगी यहाँ। यू कैन नॉट बैलेंस शीट, प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट, जो भी है जो रिलेवेंट है आपके उस ग्राउंड्स के लिए, वो सब अटैच करना पड़ेगा। जैसे आप ये समझ लीजिए, इट इज अ मिरर इमेज ऑफ हाई कोर्ट, एवरीथिंग शुड बी अटैच। जिस तरह से हाई कोर्ट में आप इंडेक्सिंग फाइल करते हैं, पेज नंबर बताते हैं, वो सब कुछ आपको यहीं पर करना। अलोंग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली एंड प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इन पार्ट ए ऑफ एपीएल 02A शैल बी इशूड टू द अपेलेंट इमीडिएटली। तुरंत, ये तो एक्नॉलेजमेंट तो तुरंत इशू हो जाएगा, लेकिन पार्ट ए ऑफ एपीएल 02A ये जब शुरुआत होगी तभी पता लगेगा। इसके बाद क्रॉस ऑब्जेक्शन ये सब है। यहां पर भी देखिए, वेयर द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट इज अपलोडेड ऑन द कॉमन पोर्टल, ए फाइनल एक्नॉलेजमेंट indicating an appeal number shall be issued in part B of ओके। तो ये पार्ट ए इमीडिएटली इशू होगा, पार्ट बी में पता लगेगा कि आपका अपील एडमिट हुआ या नहीं हुआ। तो हम लोग इसको ठीक करें आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफेक्ट। हाँ, ये अपील नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा, ये एक्नॉलेजमेंट है, ये अपील नंबर यहाँ पार्ट अपील number on removal of defect, if any, and the date of issue of the provisional acknowledgement shall be considered as the date of filing of appeal under sub rule 1। तो जिस दिन आपने ये एक्नॉलेजमेंट तो इमीडिएटली मिल जाएगा, पार्ट बी आपको बाद में मिल रहा है, उसके बावजूद दिस डेट विल बी एक्नॉलेजमेंट डेट शैल बी ट्रीटेड एज डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ, प्रोवाइडेड दैट वेयर द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट इज नॉट अपलोडेड ऑन द कॉमन पोर्टल, यानी कि एपीएल 04। आप ये रिविजनल अथॉरिटी के अगेंस्ट भी तो आप अपील में जा सकते हैं। तो रिविजनल अथॉरिटी जो ऑर्डर पास करता है वो भी एपीएल 04 में पास करेगा ना। रिविजनल अथॉरिटी ऑर्डर किस में पास करेगा, बस चेक कर ले हम। सर वो तो अपील नहीं आएगा ना, वो एपीएल 04 कैसे होगा? यूजन नहीं ऑथोरिटी नहीं, अपील नहीं रिविजनल होती। अथॉरिटी के अगेंस्ट आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं ना। मान लीजिए आई आपका एग्री ऑर्डर रिवीजन कर दिया है, जैसे इनकम टैक्स में 263 में करता है, तो आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाते हैं ना। सर, बट दैट ऑर्डर इज नॉट अंडर, इज नॉट इन एपीएल 04 ना। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एपीएल 04 में या किस में। हाँ, वो ऑर्डर ऑर्डर रहता है सर। एक बार देख, वो शायद डीआरसी 047 ही होगा। 155 में है हम लोग। ना ना ना, डीआरसी 07 पे नहीं होगा, ऑर्डर ऑफ 108 में ही होगा, पावर ऑफ रीजनल अथॉरिटी। और पावर के साथ। ये रहा हाँ। एपीएल 04 ही है। अच्छा। इसमें आप फाइल करते हैं और एपीएल 04 में आप ऑर्डर, तो उनको भी मुझे लगता है ये ठीक। इज नॉट अपलोडेड ऑन द कॉमन पोर्टल, द अपेलेंट शैल सबमिट और अपलोड एज द केस में बी सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सेड ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एपीएल 04। अब देखिए, कल अनिमेश ने भी मुझसे पूछा था, एपीएल 04 इज द समरी और डिटेल्ड ऑर्डर इज नॉट ए समरी, मतलब वो तो डिटेल्ड ऑर्डर है। तो जो समरी है उसको पोर्टल में अपलोड करना मैंडेट, डिटेल्ड ऑर्डर को वो हो सकता है स्पीड पोस्ट कर दे और अपलोड ना करे। तो क्या वैलिड है? तो यस, वैलिड। रूल 142 सब रूल 5 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ समरी ऑर्डर हैज टू बी अपलोडेड, डिटेल्ड ऑर्डर वो अपलोड नहीं भी करे तो चलेगा। अब बाई चांस अगर ऐसा हुआ है, समरी ऑर्डर अपलोडेड है, डिटेल्ड ऑर्डर अपलोडेड नहीं है, तो डिटेल्ड ऑर्डर का सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी आपको जमा करवाना पड़ेगा विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइल। और ये यही अगर मान लीजिए आपने नहीं किया तो आपको अपील नंबर मिलेगा नहीं। एंड फाइनल एक्नॉलेजमेंट इंडिकेटिंग अपील नंबर शैल बी इशूड इन पार्ट बी। तो अपील नंबर आपको तभी मिलेगा जब ये आप अब 7 days अपलोड करेंगे। ऑन रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स इफ एनी एंड द डेट ऑफ इशू ऑफ द प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट शैल बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, प्रोवाइडेड फर्दर दैट where the said self-certified copy of the order is submitted or uploaded after a period of 7 days from the date of filing of APL 05, a final acknowledgement indicating appeal number shall be issued in this on removal of defects, if any, and the date of submission or uploading of such self-certified copy shall be considered as the date of filing। तो 7 दिन से डिले हो गया तो आपका जो डिलेड का डेट है वो माना जाएगा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 3 महीने के अंदर अपील फाइल करना है आपको, तो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी आपको उसी बंडल में अटैच करना होगा। नहीं कर पाते हैं क्योंकि सेल्फ सर्टिफाइड है, ये पॉसिबल है कि आपको मिला ही नहीं है तो आपको इशू करवाना पड़ेगा। अच्छा, नहीं मिला तो इशू करवाने की क्या जरूरत है, कह देंगे कि सर्व नहीं हुआ, 169 का वॉयलेशन है, ऑर्डर को क्वैश करो। लेकिन ये तो मैंडेटरी कर रहा है, नहीं तो अपील ही एडमिट नहीं होगा, माना जाएगा कि अपील ही एडमिट नहीं हुआ। तो इसका मतलब अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको डिपार्टमेंट दौड़ना पड़ेगा, मतलब, और तब जाके आपको अपील फाइल कंसिडर होगा। मतलब इस टेक्निकल ग्राउंड पे आप नहीं कह पाएंगे कि दिस ऑर्डर हैज टू बी क्वेश्ड। क्या कहते हैं आप? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ सर्टिफाइड? अच्छा, ये सेल्फ सर्टिफाइड का मतलब, मैं तो बस मतलब इसका लीगल मीनिंग तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि सेल्फ सर्टिफाइड लिखूंगा और मैं अपना साइन कर दूंगा, यानी कि जिस टैक्स पेयर के अगेंस्ट ऑर्डर आया वही वही उसको है।
साइन कर देगा। वही है। तो इसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अब एग्जैक्ट, क्योंकि वो ओरिजिनल मांगते हैं, आप समझिए, वो ओरिजिनल मांगते थे, तो ओरिजिनल का तो चक्कर खत्म है। अब इनकम टैक्स में ओरिजिनल मांगते थे ना। सर EPL 05 डिपार्टमेंट फाइल करता है ना। हाँ, अभी भी इधर भी सेल्फ सर्टिफाइड ही मांगते हैं। APL 05 डिपार्टमेंट फाइल नहीं करता, टैक्स पेयर फाइल करता है। APL 07 डिपार्टमेंट फाइल। ओके ठीक है, अब ना ठीक है सर सर। एक बार रूल देखना चाहूंगा। बराबर है। यहाँ तो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी बोले तो उसका कॉपी और ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर का। यस, ये क्या कहता है, रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ फॉर्म ऑफ अपील, द रजिस्ट्रार में इन इट्स डिस्क्रिप्शन ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन एक्सेप्ट अ फॉर्म ऑफ अपील व्हिच इज नॉट accompanied by the documents referred to in rule 21 or is in any other way defective, and in such cases may require the appellant to file such document or as the case may make necessary amendments within such time as it may allow, which may in any case not exceed 30 days। रजिस्ट्रार 30 डेज का टाइम दे रहा है, 30 दिन भी गए तो आपका अपील ही एडमिट नहीं, तो 7 डेज का डिले प्लस मैक्सिमम 30 डेज, ये भी हम लोग बुक में आते हैं। सर अपने सर्विस टैक्स में जो सेस टैक्स में अपील जाती थी, हाँ। वो वहाँ पे डिले के लिए लिमिटेशन नहीं था, अनलिमिटेड पीरियड के लिए भी ले सकते थे अगर जेन्युइन रीजन है तो। सर मैंने एक सेस टैक्स में अभी एक अपील फाइल की है सर्विस टैक्स रिलेटेड, 7 दिन डिले हुआ है। हाँ, तो मेरा अभी वहाँ पे हेयरिंग है सर, वो डिले के लिए, डिले ऑफ कंडोनेशन के लिए पहले वो कंडोन होगा डिले, उसके बाद मेरी अपील एडमिट होगी। ये जो है GST 80 रूल्स है ना, पेज नंबर, अच्छा, GST 80 प्रोसीजर रूल्स 2025, GST 80, और कहाँ लिखा हुआ सर्टिफाइड, सर्टिफाइड कॉपी, ये सेल्फ सर्टिफाइड नहीं लिखा हुआ, सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी लिखा हुआ। इसका मतलब ये सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी के बारे में भी बात कर रहा है। सर्टिफाइड कॉपी मीन्स द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द ऑर्डर और द डॉक्यूमेंट रिसीव्ड बाय द पार्टी or a copy thereof duly authenticated by the concerned department or a copy duly authenticated by authorized representative of the appellant or respondent। और वहां ये रूल में लिख रहे हैं सेल्फ सर्टिफाइड, यहाँ लिख रहे हैं कि कोई भी सर्टिफाई कर सकता है, टैक्स पेयर कर ले, डिपार्टमेंट कर ले, या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कर ले। Department people will not do easily certification, sir. They will, nobody will be interested in doing that. यहाँ लिख रहे हैं रूल 21 में एवरी फॉर्म ऑफ अपील रिक्वायर्ड टू बी हर्ड बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल shall be accompanied by a certified copy of the order appealed। और वहां रूल में लिख रहे हैं कि अगर अपलोड नहीं है तभी सर्टिफाइड कॉपी देना है, और अपलोड यहाँ पर लिख रहे हैं अपलोडेड हो या ना हो सर्टिफाइड कॉपी देना ही है आप। एवरी फॉर्म ऑफ अपील रिक्वायर्ड टू बी हर्ड बाय अपीलेट ट्राइब्यूनल shall be accompanied by a certified copy of the order appealed against। In case of an appeal against the original order passed by adjudicating authority and where such order has been passed by appeal there shall be a certified copy। यहाँ तो ये मैंडेटरी कर रहे हैं, provided that where an application filed under the direction of the commissioner, the copy of the order, direction of the commissioner का मतलब डिपार्टमेंट जा रहा है, the copy of the order appeal against shall be an attested copy instead of certified। तो ये attested और certified में क्या फर्क है? A certified copy of the decision or order appeal against along with fees as specified in sub rule 5 of rule 110 of the rule shall be submitted online and a final acknowledgement shall be issued। ये लैंग्वेज में गड़बड़ था। रूल 1105 द फीस तो खैर हमने डिस्कस कर ही चुके। रूल 21 यहाँ लिख दें क्या हम लोग? GST 80 के जो रूल्स हैं वो कुछ अलग ही हैं। हमने जो देखा, जो चेंजेस आए 1110 ए ऐड किया ना उसमें, 1110A ऐड किया, 110 में चेंजेस किए हैं, तो वो चेंजेस एक बार पढ़ लेते हैं फिर सेक्शन 1110 ए वाला था कि रूल 1110 ए था? रूल सेक्शन तो फाइनेंस बिल के ही थ्रू होगा ना। हाँ। रूल 21 रिक्वायर सर्टिफाइड कॉपी टू बी वेदर अपलोडेड ऑन द पोर्टल, और रूल 21 ऑफ GST 80 प्रोसीजर 2025, और कहाँ लिखा हुआ है वेदर अपलोडेड ऑन द पोर्टल इज ए सर्टिफाइड कॉपी और डिजिटली साइंड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी और मैनुअली साइंड। अब आपको यही करना पड़ेगा, इसके डिस्क्रिपेंसी को इग्नोर करके मुझे लग रहा है जितने भी डॉक्यूमेंट्स है एवरी डॉक्यूमेंट उसको आप सेल्फ सर्टिफाइड कीजिए और अपलोड। जब प्रैक्टिस फॉलो होने लगा, हर एक स्टेट में GST 80 है, अब ये प्रैक्टिस हो सकता है हर एक स्टेट का अलग हो या सेम हो, यूनिफॉर्म हो, जब तक नई दिल्ली से कुछ आ ना जाए, इसमें चेंजेस होंगे ही होंगे। ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट स्टेट में सर हाँ एक ओरिजिनल फाइल बनाते हैं हम लोग सर, जिसमें हाँ सभी ओरिजिनल ऑर्डर और सब कुछ ओरिजिनल है। हाँ उसकी 4 सेट बनाते हैं टोटल, और 3 सेट, और टोटल 4 सेट वहाँ पे जमा होती है। ओके। और यहाँ पर कितने सीट जमा हो रहे हैं? वो चेक कीजिए ना, क्योंकि सेस्टेट में तो 4 सेट जाता ही है सर। यहाँ पे सेम ही होगा सर, 4 तो होना ही, क्योंकि ट्राइब्यूनल खुद अपने पास रखते हैं। दूसरा वो क्रॉस ऑब्जेक्शन लेने फाइल कराने के लिए भेजते हैं, किसी अपने यहाँ टैक्स पेयर को भेजेंगे या फिर डिपार्टमेंट को भेजेंगे। अब देखिए, एवरी फॉर्म ऑफ अपील शैल सेट फोर्थ कंसाइसली एंड अंडर डिस्टिंक्ट हेड्स
The grounds of appeal and such grounds shall be numbered consecutively and shall be typed in double space of the paper. और सिंगल साइड टाइपिंग होनी चाहिए। ये मतलब भी जैसा कंडीशन हाई है क्या? कोर्ट में जा रहा है वैसा एग्जैक्ट है। हाँ सर, ये भी एक चीज बताना था, पेपर लीगल साइज का होना चाहिए और वन साइड प्रिंट होना चाहिए, ये भी वन कंडीशन है साइड सर। लीगल साइज पेपर लिखा हुआ है क्या इन्होंने? नहीं, मैंने अभी जो लीगल साइज सेस्टेट नहीं A4 लिखा size हुआ है। है, नहीं A4 सर, साइज लिखा हुआ है। अभी शायद इन्होंने जीएसटीएटी में A4 किया है, लेकिन सेस्टेट में लीगल ही चाहिए। अगर A4 में हाँ है तो रिजेक्ट हो जा रही है फाइल, हाँ, यहाँ तो इफेक्ट में आ रही A4 ही लिखा हुआ है। कितने सेट जाने चाहिए? ये लिखा। नहीं, ये तो दूसरा है। 4 सेपरेट ऑर्डर फॉर डिफरेंट पीरियड्स पास किया तो आप कितना अपील फाइल करेंगे, जीएसटी में कितना जाएगा, वो सब लिखा हुआ। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको जब एक अपील फाइल करना हो जीएसटी का तो एक बार इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तब आप फाइल कीजिए, नहीं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर देंगे, पता लगा वो एक्सेप्ट होने में टाइम लगा। ये तो फंक्शंस हो गया, यहाँ पावर्स एंड फंक्शंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ अपील्स प्रोसीजर लिखा हुआ, और अपील जीएसटी पोर्टल में फाइल होगा और ये सारी डिटेल होगी। इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या द कॉस्ट टाइटल शैल इन द जीएसटी? ये सब हेडिंग वुडिंग लिखना बहुत जरूरी है। पैराग्राफ नंबरिंग होनी चाहिए, फैक्ट एलिगेशन पॉइंट, फुल नेम ऑफ द पार्टी, नंबर ऑफ शो को, ये इंपॉर्टेंट है। कितने डॉक्यूमेंट जाएंगे, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, कंटेंट, डॉक्यूमेंट्स required to accompany form of appeal, endorsement and verification। ये देखिए, at the foot of every appeal or pleading along with all relevant documents including relied upon document there shall appear name and signature of the authorized representative, and every appeal or pleading shall be signed and verified by the party concerned in the manner provided by these rules। तो authorized representative हर एक पेज में भी साइन कर रहा है। ये ट्रांसलेशन, एंडोर्समेंट एंड स्क्रूटनी ऑफ पिटिशन और अपील और डॉक्यूमेंट डिफेक्टिव है तो आपको बता दिया जाएगा और 7 दिन के अंदर इसको ठीक करना है, और वो 30 दिन से ज्यादा का टाइम देगा नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ admitted appeals, ex party calling for records, production of authorization for and behalf of an applicant or respondent party, interlocutory applications, procedure, grounds which may be taken in appeal, rejection or amendment of appeal। इसमें लिखा हुआ नहीं है कितना सेट जाएगा। मे बी ये ऑनलाइन है सर, इसके लिए इसमें सेट का जिक्र नहीं है क्या? हो सकता है वो लोग प्रिंटर रखेंगे और प्रिंट आउट निकालते रहेंगे बैठ के, और है ना। आइए, रूल 110A जो इंसर्ट हुआ वो पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। पेज नंबर कौन सा था? 156। ये हियरिंग, प्रिंसिपल बेंच कब हियरिंग करेगा? जो दिल्ली में है, वेयर वन ऑफ द क्वेश्चन इन्वॉल्व प्लेस ऑफ सप्लाई। और स्टेट बेंच कब हियरिंग करेगा? अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, टैक्स, आईटीसी, पेनाल्टी फीस सबको जोड़ के अगर अप टू 50 लाख है तो सिंगल टेक्निकल मेंबर हियर कर लेगा। लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इंक्लूडिंग टैक्स, आईटीसी, पेनल्टी फीस सबको मिला के एक्सीड्स 50 लाख है तो 1 जुडिशियल मेंबर एंड 1 टेक्निकल मेंबर। अगर सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ है, एनी अमाउंट इन्वॉल्व, तो 1 जुडिशियल मेंबर एंड 1 टेक्निकल। अब देखिए होगा क्या। रूल 110, ये कैसे, ये कौन बेंच में सिंगल टेक्निकल मेंबर बैठेगा या 2 जुडिशियल और 1 टेक्निकल बैठेगा? तो जो स्टेट बेंच का जो प्रेसिडेंट है उसके पास एक रोस्टर जाएगा, वो रोस्टर में वो पढ़ेगा, डिसाइड करेगा कि सिंगल टेक्निकल मेंबर या 1 जुडिशियल या 1 टेक्निकल, और नाम के साथ, नाम के साथ ही हो। अब ये प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट बेंच डिसाइड्स कि वेदर इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और नॉट, एंड इफ द प्रेसिडेंट थिंक्स इट डज इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ लॉ तो यहां भेज देगा। अगर इफ प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट बेंच थिंक इट डज नॉट इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ लॉ तो सिंगल टेक्निकल मेंबर को भेज देगा। अब सिंगल टेक्निकल मेंबर एक्चुअल हियरिंग के समय उसको लगता है नो नो, या फिर उससे पहले उसको लगता है कि यस इट डज इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो ये दोबारा प्रेसिडेंट को भेज देगा। देन अगेन इट विल बी डिसाइडेड कि हु विल बी हियरिंग द मैटर। अब मैं क्या करता हूं, ये रूल 110A जो आया है उसको पढ़। प्रोसीजर फॉर द अपील्स टू बी हर्ड बाय अ सिंगल मेंबर बेंच, द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट इफ सो ऑथराइज बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑथराइज करेगा। कौन ऑथराइज करेगा? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को ऑथराइज करता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी स्टेट बेंच, तो किसका प्रेसिडेंट? स्टेट बेंच का। मे इधर ऑन हिज ओन मोशन or an application filed by the parties to the appeal, scrutinize the appeal and transfer such appeal to any single member bench within the respective state if the appeal does not involve a question of law. In case the single member bench, while hearing the appeal, allotted, if this appeal does not involve question of law, तो it means it involves only question of fact, और वो किसके पास चला जाएगा? सिंगल टेक्निकल मेंबर के पास चला जाएगा। तो एक इन केस द सिंगल मेंबर बेंच, और वो कौन सा होगा? टेक्निकल हो। while hearing the appeal allotted under sub rule 1 comes to a conclusion, while hearing the appeal, उससे पहले नहीं, while hearing the allotted under sub rule 1 comes to a conclusion that the appeal may involve a question of law,
such bench shall for reasons to be recorded in writing and send back the appeal to the president or vice president as the case may be for reconsideration. अब जो president के पास दोबारा आएगा, then during the scrutiny of appeal under sub rule 1 or reconsideration of appeal under sub rule 2, the fact as whether in respect of the same taxable person within a state the same issue for the same or different tax period has already been heard or decided by a bench comprising of technical member and a judicial member shall be taken into consideration where such matter exists. The appeal shall be heard by a bench comprising of a technical member and अब ये important है, same taxable person within a state, same issue for a or a different tax period. यानी कि 17-18 में जो इशू था वही 18-19 में, वही 19-20 में, वही 20-21 में, वही 21-22 में, और आपने 4 डिफरेंट अपील फाइल किए हुए सेम इशू के लिए, और 17-18 का इशू एक टेक्निकल एक जुडिशियल डिसाइड कर चुका है, तो बाकी सारे इशू वही 2 मेंबर डिसाइड, वही 2 चेयर डिसाइड. ये फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ 50 लाख रुपीज अंडर सेक्शन 1098 the cumulative tax or ITC credit involved, the amount of fine, fee or penalty shall be determined with reference to all issue and all taxpayers covered in the order. Appeal again. तो cumulative है, तो इसका मतलब टैक्स, ITC सब कुछ जोड़िए, फाइन, पेनाल्टी, एवरीथिंग, यू ऐड एवरीथिंग, देन डिसाइड. यस, कोई इंटरेस्ट नहीं जोड़ने का है बस खाली. हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट पकड़ा. फाइन, फी और पेनाल्टी लिख दूं क्या? बिकॉज सर ऊपर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इतना लंबा क्यों लिखते हैं हाँ, इंटरेस्ट नहीं है, सही पकड़. सर? टैक्स पकड़ लिया, आईटीसी पकड़ लिया, फाइन, फाइन तो कुछ होता ही नहीं है. ऑल फाइन, टैक्स क्या मतलब? सीए को गॉड गिफ्ट होता है सर. हाँ जी, किस क्या? सीए को ऑल गॉड गिफ्ट होता है. सीए को सीए को क्या बोलते हैं? गॉड गिफ्ट. गॉड गिफ्ट. फी और पेनाल्टी. फाइन मुझे लगता है ये वहां पर कंपाउंडिंग ये सब करवा रहे हैं, या फिर वो सर रिडम्पशन फाइन आता है ना, अमाउंट हाँ, ऑफ फाइन. रिडम्पशन फाइन मुझे लगता है वहां पर है. अमाउंट ऑफ फाइन जो है रिडम्पशन फाइन, हम्म। इसमें वो लोग मतलब हैवी कर देते हैं, पूरा पूरा मार्केट ले लेते हैं कभी कभी. ठीक बात. अच्छा, अब एक जगह और क्या चेंज किया इन्होंने, ये 111 में जो चेंज किया वो दिखला रहा हूँ. ये तो हम लोग पढ़ 111 हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? हाँ, 111 पढ़ चुके हैं. 111 के बाद एक जगह और चेंज किया है, 113. ये ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल. अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर एपीएल 04 में आएगा. अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल अलोंग विथ इट्स ऑर्डर अंडर सेक्शन 113, अलोंग विथ इट्स ऑर्डर मतलब डिटेल्ड ऑर्डर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिटेल्ड ऑर्डर. अंडर ये चीज मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, डिटेल्ड ऑर्डर इशू और कॉस्ट टू बी इशूड ए समरी ऑफ द ऑर्डर इन एपीएल 04A clearly indicating the final amount of demand confirmed by the appellate tribunal. तो डिटेल ऑर्डर में जो फाइनल अमाउंट है फिर वहां कंफर्म. और ये पहले क्या था? 1. पहले jurisdictional officer shall issue a statement in appeal 04 clearly indicating the final amount of demand confirmed by the appellate tribunal. अब जुरिडिक्शनल ऑफिसर नहीं करेगा, अब अपीलेट ट्रिब्यूनल खुद करे. मुझे लग रहा है कि जीएसटी 80 में जो भी चेंजेस आए थे वो डिस्कस कर लिया. अब हम लोग क्या करते हैं, एपीएल 02A पार्ट ए पार्ट बी वो एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट, ताकि कंप्लीट हो जाए, कुछ छूट ना जाए. ये जीएसटी 9 में जो चेंजेस आए वो हम लोग अक्टूबर में करीब करीब करेंगे, इसको पढ़ेंगे, अभी नहीं करेंगे. अभी आप लोग ऑडिट उडिट कीजिए, फिर जब ये 9 में का समय आएगा तब हम लोग कर लेंगे. मतलब 9 में कुछ चेंजेस आए क्या? बहुत चेंजेस. क्या? अरे बाप. सर 9 ही चल रहा है, ये देखिए 9C. ओ माय गॉड, मतलब ये कुछ रुकने ही नहीं देते, मतलब चलते ही है गाड़ी. हाँ, ये रहा एपील 02A पार्ट ए, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट फॉर सबमिशन ऑफ अपील ऑब्लिक एप्लीकेशन. सबमिशन ऑफ अपील टैक्स पेयर के लिए, एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के लिए. योर अपील हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड, ये तो तुरंत एक्नॉलेजमेंट तुरंत आ जाएगा. लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि अपील एडमिट हो गया. अपील एडमिट होने के लिए पार्ट बी जरूरी है आपके लिए. पार्ट वो प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट था, ये फाइनल एक्नॉलेजमेंट कम्युनिकेटिंग रजिस्ट्रेशन रिजेक्शन ऑफ अपील या एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर. एपीएल 02 में भी यही होता था. एपीएल 02 में देखिए, आप जैसे ही एपीएल 01 फाइल करते हैं तुरंत एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है, उसमें कोई फॉर्म नंबर ये सब नहीं लिखा होता. एपीएल 02 हमेशा बाद में आता है. टाइम और बेंच. अच्छा, एपीएल पार्ट बी में सीधे हियरिंग की डेट ही आ जाएगी, टाइम और बेंच के साथ, कोर्ट नंबर. नहीं और सर, ऐसा नहीं है. टाइम बोले तो ये टाइम पे हमने 2A जो है 2B जो है हमने फाइनल किया, मतलब एडमिट हुआ, वो हियरिंग का नोटिस तो अलग से ही आएगा. खाली ये बता रहे हैं कि हम ये बेंच रहेगा आपका, डेट तो नहीं कर सकता है. ओके, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ अपीयरेंस लिख तो रहे हैं सारा कुछ. हाँ. डेट ऑफ अपीयरेंस, डेट डालेंगे, टाइम डालेंगे, कोर्ट नंबर, बेंच, सब कुछ तो डाल दिया. तो उसको अब ये बेंच डाल दिया आपने और सिंगल टेक्निकल मेंबर का डाल दिया, तो आप एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए कि नहीं इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चन ऑफ लॉ, हाँ. है ना. आप फिर हमने कहाँ पढ़ा था जो 110A में आया, रूल 110A, द प्रेसिडेंट में ईदर ऑन हिज ओन
मोशन और एन एप्लीकेशन फाइल द पार्टीज बाय द पार्टीज। तो एप्लीकेशन वो कब फाइल करेगा? आफ्टर रिसीविंग ऑफ पार्ट बी, तभी तो पता लगेगा उसको क्या मिला है। आफ्टर रिसीविंग, स्पेलिंग चेक कर लीजिए, पार्ट बी ऑफ PL02A, उसी में लिखा होगा और रिजेक्शन आ जाएगा। रिजेक्शन अगर हो गया तब तो आपके पास कोई उपाय नहीं है रिट के अलावा, अगर ग्राउंड बनता है रिट का तो। अच्छा, विड्रॉ कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। रिजेक्टेड ड्यू टू रॉन्ग जुरिस्डिक्शन, और इसमें रीजन नहीं दिया हुआ है, डेट ऑफ रिजेक्शन। इसमें रीजन क्यों नहीं लिखा हुआ है? योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू रॉन्ग एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इशू। तो आपको दिल्ली जाना चाहिए था मतलब। तो वो लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते सर, रिजेक्ट कर देंगे तो फिर से उसको टाइम मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा। APL 04A, summary of the order and demand after issue of order by GST-80, whether remand order yes or no। ओके, मतलब हाई कोर्ट GST-80 को रिमांड बैक कर देगा, तब जाके यहाँ पर yes और no। तो अभी तो नो ही आता रहेगा। ऑर्डर रेफरेंस, डेट, ऑर्डर टाइप, डिमांड, रजिस्ट्रेशन, रिफंड एंड रिफंड अदर, पर्सनल हियरिंग, ऑल हियरिंग डेट्स, जब जब हियरिंग हुई थी, कंफर्म, मॉडिफाइड, रिजेक्टेड, ऑर्डर अंडर अपील इज कंफर्म, ऑर्डर अंडर अपील इज मॉडिफाइड, ऑर्डर अंडर अपील इज एनल्ड यानी कि रिजेक्टेड, ऑर्डर इन ब्रीफ, मैक्सिमम 2500 कैरेक्टर्स। ये क्यों किया इन्होंने? अच्छा, ब्रीफ में है, डिटेल अलग आएगा। तो ये तो समरी है, तो समरी में 2500 कैरेक्टर्स। इफ डिमांड ऑर्डर देन वेदर डिमांड क्वांटिफाइड, यस और नो, यस तो यहाँ पर क्वांटिफाइड डिमांड, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर्स, रिफंड, EIP, सेंट्रल टैक्स, रिफंड भी आना चाहिए। डिस्प्यूटेड, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। सेक्शन 2, प्लेस ऑफ सप्लाई, नेम ऑफ स्टेट और यूनिट टेरिटरी, ठीक है, ये दिल्ली वाले के लिए। फॉर अदर ऑर्डर्स एंड डिमांड ऑर्डर विच आर नॉट क्वांटिफाइड, इशू एज पर प्रॉपर ऑफिसर, इशू एज डिटरमिन्ड बाय ऑर्डर बाय GST अप्लाई, मतलब रजिस्ट्रेशन ये सब केस हुआ तो एंट्री प्रॉफिट रिडक्शन। रिफंड वाला अमाउंट डिटरमाइन होगा कि नहीं, उसमें ही हो जाएगा। रिफंड में तो अमाउंट डिटरमिन, रजिस्ट्रेशन आपको नहीं दिया तब वहां पर क्वांटिफाई नहीं होता है ना। नहीं, जब डिटरमाइन अमाउंट होता है मतलब उसको कम कर देंगे ना, तब रिफंड ऑटोमेटिक हो जाएगा ऐसा। हाँ, कम करेंगे या कंफर्म करेंगे। APL 05, क्या ये फॉर्म चेंज किया क्या इन्होंने, या पहले फॉर्म निकाला ही नहीं था? वाह। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का नाम, मोबाइल नंबर सब मांग, टैक्स पेयर का तो है ही। ये क्या लिखा हुआ है? हेलो, PL02। ये कमाल चीज है ना। हम लोग ये बोलते रह गए कि APL 02 के बेसिस पे आप ऑर्डर फाइल ही नहीं कर सकते GST-80 में, और यहाँ रिजेक्टेड APL 02 लिख रहे हैं। मतलब उसको भी अपील में सीधा डाले जा सकते हैं कि हमारा हियरिंग नहीं हुआ, अपीलेट अथॉरिटी। APL 02 ने रिजेक्ट कर दी। अपीलेट अथॉरिटी रिजेक्ट किया तो ऊपर जा सकते हैं सीधा ट्राइब्यूनल। काम है, लग तो यही रहा है APL 02 के बेसिस पे ले जा रहे हैं ये। अच्छी बात है ना सर, उसको है, चीज तो मिलना चाहिए, नीचे वाला नहीं दे रहा तो ऊपर से मांगेगा। सर अगर अपील टाइम पे फाइल ही नहीं हुआ तो रिजेक्ट तो करेगा ना सर। और उसके अगेंस्ट आप GST-80 जा रहे हैं। हाँ, वो भी तो कंडक्ट कर सकते हैं, सही हियरिंग है कर ना लेगा, सर। ये भी ग्राउंड बना सकते हैं। हाँ, मतलब आप ये जाएंगे कि एप्लीकेशन फाइल किया था और एप्लीकेशन जेन्युइन रीजन के कारण डिले हुआ, दे हैव नॉट एक्सेप्टेड, या फिर जो अभी मद्रास हाई कोर्ट सर का मैंने जजमेंट अभी आया कम्युनिकेशन वाला। 19-20 का GST का 19-20 का एक अपील फाइल किया, तो GST वाले ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो मुझे GST-80 जाना है। तो हमने फॉर्म भर के दिया है वो ऑफिसर को, तो उसने डिमांड स्टे करके रखा है सर। ऑब्वियसली मैं तो हैरान हूं, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता रहा कि APL 02 के अगेंस्ट आप GST-80 नहीं जा सकते। और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि किसी रूल्स में, किसी सेक्शन में नहीं लिखा हुआ है कि आप APL 02 के अगेंस्ट जा सकते हैं। हर जगह लिखा हुआ है APL 04 ही। कमाल। चलिए, बढ़िया। फिर इस एक प्लेस और थे सर, हमारा बात हो रहा था तो कह रहे थे कि जरूर जाएंगे सब लोग। कह रहे कैसे चले जाएंगे किससे 7 बात के हो रहा बाद। था? एक थे, नाम याद नहीं आ रहा था सर हमको। डिपार्टमेंट तो उनसे में? हमने पूछा कि मैसेज आया था ग्रुप डायरेक्ट अच्छा अच्छा, उनका, ऐसे तो ही हमने ऐसे उसी पर रिप्लाई किया कि उसमें तो APL04 लिखा है, तो नहीं 7 के बाद भी जाएगा। हम कि चलिए तो देखा जाएगा, पहले स्टार्ट ही। हो जाए तब। Is place of supply involved in the dispute, designation and office of the appellate authority, revisional authority, date of communication, ये important लिखा, date of serving नहीं लिखा हुआ है, communication, details of order challenge before the appellate authority, number, date, order type, period of dispute, details of the authority passing the order, serial number 9, name of the authorized representative, Act, detail of the case under dispute, case summary, about appellate, statement of facts, grounds of appeal, ये तो हम लोग बनाते ही हैं। ये जब फॉर्म आएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो यहाँ वहां पर ऑटोमेटिकली ये सब भरा जाएगा। वेरिफिकेशन, ऑर्डर टाइप, कैटेगरी ऑफ केस, ये पढ़ते हैं। मिस क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, मेंशन HSN, टैब अमाउंट,
amount involved where quantifiable. Wrong applicability of notification issued under the provisions of this act. Mention notification number and date. Incorrect determination of time of supply of goods or services. Mention section and the rules specified in the appellate revisional authority. अब देखिए ये कितना जरूरी हो गया, ये कह रहे हैं सेक्शन स्पेसिफाई कीजिए और appellate authority ने डिटेल ऑर्डर पास ही नहीं किया, ना सेक्शन लिखा ना कुछ लिखा, और अगर लिखा भी तो इतने सारे सेक्शन लिख दिए जो रिलेवेंट भी नहीं है, वो सारे लिख दिए. इनकरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. मेंशन सेक्शन एंड रूल स्पेसिफाइड. मेंशन सेक्शन एंड रूल स्पेसिफाइड. अच्छा, सब जगह वही लिखा हुआ है. फिर इनकरेक्ट एडमिसिबिलिटी ऑफ आईटीसी. Blocking of ITC, incorrect determination of liability to pay tax, whether applicant is required to be registered or has been granted suo motu registration where any particular thing done by the applicant results in supply of goods or services or both. ये important है. Where any stock transfer हुआ between distinct person, it results in supply. Rejection, acceptance of application for registration, rejection, amendment to registration, suspension of registration, order dropping show cause notice in relation to registration, denial of facility to pay tax under composition scheme, cancellation of registration, rejection, acceptance, revocation, registration, order accepting reply of taxpayer, order dropping show cause notice. Order dropping show cause notice इसका मतलब डिपार्टमेंट जाएगा, इसके अगेंस्ट तो डिपार्टमेंट ही एप्लीकेशन फाइल करेगा. ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ जीएसटी टीपी, कैंसिलेशन, ट्रांसफर और इनिशिएशन ऑफ रिकवरी, स्पेशल मोड ऑफ रिकवरी, टैक्स wrongfully collected, tax collected not paid to the government. ये सेक्शन 76 की कहानी. ऑर्डर ऑफ असेसमेंट इंक्लूडिंग दैट ऑफ नॉन फाइलर और इवेडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोटेक्टिव असेसमेंट, ये सेक्शन 63 है. डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एक्सेस आईटीसी 73 में. ऑर्डर फॉर रीक्रेडिट टीएमटी 03. ऑर्डर रिजेक्टिंग ग्रांटिंग प्रोविजनल रिफंड, ऑर्डर डिनाइंग रिड्यूसिंग विथहोल्डिंग ग्रांटिंग रिफंड, इशू रिलेटेड टू प्रोविजनल असेसमेंट, फ्रॉड और विलफुल suppression, excess ITC, issue related to seizure, confiscation of goods और रिलीज नहीं कर रहा है. Order relating to rectification or withdrawal of an earlier order, order creating, modifying, withdrawing demand under earlier law, order permitting payment in installments, yes, order relating to provisional attachment of property, order imposing penalty, order permitting compounding, anti profiting others issues. इसमें सेक्शन 74A बाद में ऐड करेंगे मुझे लगता है. इशू रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन दिस. आपको याद होगा हमने जब सेशन ले रहे थे आपका अपीलेट अथॉरिटी का, अपीलेट ट्राइब्यूनल का, हम लोग एक टेबल बनाते थे. इशू 1 वैल्यूएशन, टैक्स पेयर कितना 1 लाख कह रहा है, ऑर्डर इन ओरिजिनल में 3 लाख हो गया. अपील बाय टैक्स पेयर, ऑर्डर इन अपील डिसमिस, अपील बाय टैक्स पेयर, ट्राइब्यूनल अलाउड, अब हाई कोर्ट पे डिपार्टमेंट है. तो इस तरह का ये टेबल है बेसिक. एज पर ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि DRC 07, एज डिटरमिन्ड बाय अपीलेट या रिविजनल अथॉरिटी यानी कि अपील 04, एज पर स्टैंड ऑफ appellant before tribunal. अब appellant क्या कर रहा है, यानी कि टैक्स पेयर, as declared or claimed by present appellant, as declared or claimed by present appellant. मतलब आप present इसलिए लिख दिया होगा, मर्जर डीमर्जर का इशू होगा तो शायद लिखा होगा. ये अमाउंट, ये दोनों कॉलम मुझे लगता है सेम. यूजर कैन ऐड मोर देन वन इशू. ऑर्डर टाइप एंड इशू रिलेटेड टू मैपिंग. मैपिंग क्या हो? डिमांड ऑर्डर अबाउट appellant, his constitution of business, statute under in which date of constitution, this. बाप, बहुत डिटेल. स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, केस अपील 06, क्रॉस ऑब्जेक्शन. हाँ ठीक. 7 किसके लिए? 7 एप्लीकेशन बाय डिपार्टमेंट. ओके. 6 क्रॉस ऑब्जेक्शन. ये रहा डिपार्टमेंट अपील 07. आप ये मान के चलिए ट्राइब्यूनल इज द लास्ट अथॉरिटी वेयर यू कैन गेट द जस्टिस. ये माइंड में रखिए, हाईकोर्ट को माइंड में मत रखिए. इसमें जितना काम करना, आपकी मिनिमम फीस मुझे लगता है 50,000 होनी चाहिए. क्या कहते हैं आप? तो 30,000 में लोग चालू हो गए. क्या 30,000 में तो रिसर्च नहीं कर पाएगा 30,000. यार, जस्ट मतलब कंपटीशन इतना बढ़ गया है ऊपर वालों में. अभी सब बैठे हुए थे 5 साल 8 साल. बढ़ने दीजिए कंपटीशन, क्या फर्क. ये तो सर क्या होता है कि डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन. हाँ नहीं, इसमें काम है, आपको नजर आ ही रहा है. पर्सन टू पर्सन है सब. मतलब आपका कभी कभी होता क्या है कि अच्छे लोग जो होते हैं ना, मतलब उसके पास काम ज्यादा है, वो 50,000 से नीचे कम नहीं करेगा. लेकिन कोई ऐसे लोग होते हैं काम उसके पास कम होता है, ज्यादा फोकस भी कर देता है. हाँ फी कम लेता है तो काम कम होता है, फोकस भी ज्यादा करता है अच्छा आउटपुट देने के चक्कर में. नहीं, काम कम इसीलिए है ना क्योंकि रिसर्च कम कर रहा है. हाँ. और शुरुआत में अगर है, मतलब ऐसे भी लोग हैं जो शुरुआत करते हैं और अच्छे हैं, वो ऑब्वियसली पहला क्लाइंट लेने के लिए ऑब्वियसली वो फ्री में भी करेगा, क्या दिक्कत. इट्स ओके. सर एक बार नोटिफिकेशन नंबर 9 टैक्स रेट्स के लिए था. 10 हाँ. जो था वो सर्विस टैक्स सर्विस के लिए था, एग्जाम्पशन के लिए था, राइट. Yes. 11 जो था और 12 जो था खाली ब्रीफिंग का. 13 तो अपना जो हमने पढ़े, हमने अभी जो पढ़े, नहीं, 2 तरह के नोटिफिकेशन आए, मिक्स मत कीजिए. एक रेट नोटिफिकेशन, वो 9 नंबर है.
ये 9, 10, फिर ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और एक जनरल नोटिफिकेशन, ये सब हमने taxbyKK.com में डाल भी दिया, वहां देख लीजिएगा। हम लोग कल क्या करेंगे, ये थोड़े बहुत रिफंड के इशू और ये एनुअल रिटर्न, ये फाइनेंस एक्ट से जो जो इफेक्टिव हुए वो सब एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सर आज 22 तारीख से सारे नए रेट चालू हो गए ना? हाँ, मुबारक हो, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू का ऑल्सो। नाम दिया गया हैप्पी नवरात्रि सर, बचत उत्सव नाम दिया है, बचत उत्सव। बचत बचत उत्सव, ये तो डिपेंड करेगा दुकानदारों के ऊपर, मैन्युफैक्चरर के ऊपर। सीमेंट कंपनी वाला 30 रुपए बढ़ा दिए। क्या चीज? सीमेंट कंपनी वाला 30 रुपए बढ़ा दिए, सीमेंट का दाम क्या बढ़ा बात दिया कर रहे हैं? एमआरपी में। और एमआरपी के मतलब वो मैन्युफैक्चर पे छोड़ दिया गया है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती एमआरपी की। मतलब 28 से 18 होने के बावजूद सीमेंट के दाम बढ़ गए? बढ़ गए, उसके रेट इम्प्लीमेंट होने के पहले ही बढ़ा दिया, यही तो दिक्कत आ गई। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि वो रेट बेनिफिट जो है वो उन्होंने खुद ले लिया। तब क्या करेगी? बस वही वही तो चक्कर है, मतलब इसका कोई रोक ही नहीं लगा पा रहा है। इसके लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो स्पेयर पार्ट्स थे उसमें हाँ, तो एमआरपी बहुत ज्यादा थी, पहले से ही ज्यादा थी। वो 200 के पार्ट्स होते उसमें 100 रुपए में पहले से देते थे। 100 रुपए का मतलब हमको ऐसा लगता है कि हम लोग को बेनिफिट मिल गया, लेकिन उसमें भी ऐसा ही रहेगा। हाँ, वो कंट्रोल कर रहे हैं कि एमआरपी बिफोर 22 कितना था, एमआरपी 22 के बाद कितना था, उसको कुछ करीबन 44 आइटम्स का लिस्ट दिया है। गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है, उसको इंटरनली सब फ्लोट किया है डिपार्टमेंट वाइज। वो तो आया होगा ना सर आपके पास कि मैं भेजू? भेज दीजिएगा। ये तो लिख रहा है 30, 25 से 30 रुपया कम हुआ है। इधर हमारे पास तो यहाँ बढ़ाने की बात आई, इधर है ही, मेरे पास आ भी गया ये तो जेके सीमेंट का है, देखिएगा देखिएगा, मुझे लगता नहीं है ऐसा होना चाहिए। मैं बताता हूँ सर। चलिए कल डिस्कस करते हैं, है ना? ठीक ठीक ठीक। ओके ओके, बाय बाय।